जय हिंद बच्चों। लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज तक, और ये एक क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया था कि हाउ मेनी चार्जेस आर देयर और हाउ मेनी चार्जेस आर इक्विवेलेंट टू 1 कूलम चार्ज। तो इसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। जैसे मैंने बताया था प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में तीन प्रॉपर्टीज थी, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज और इनवेरियंस ऑफ चार्ज। इसमें हम लोग बात ये अब क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज यहीं तक था। तो आई होप आप लोग समझा क्वांटिटेशन ऑफ चार्ज क्या होता है। क्यू इज इक्वल टू एन ई, और चार्ज जो होते हैं वो हमेशा स्मॉल पैकेट्स में होते हैं। एक इलेक्ट्रॉन के मतलब एक इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो स्मॉलेस्ट पॉसिबल चार्ज होता है। हम उस चार्ज को उससे डिक्रीज या उससे छोटा चार्ज उसको तोड़ नहीं सकते। ओके, नाउ अब हम डिस्कस करेंगे, इसमें हम डिस्कस करेंगे कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, सेकेंड पॉइंट। नाउ व्हाट डू मीन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। जैसे कि आप लोग पता हो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, तो लगभग मतलब ये थोड़ा मतलब कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज स्टेटमेंट वाइज में अगर मैं एनर्जी की जगह हर जगह चार्ज को लिख देता हूँ तो लगभग एक जैसा है। दो स्टेटमेंट हम लोग इसमें बनाएंगे, एक जो मतलब लिखने के हिसाब से इंपॉर्टेंट होगा, एक जो क्वेश्चन के हिसाब से इंपॉर्टेंट होगा। लगभग दोनों एक ही स्टेटमेंट है। फर्स्ट स्टेटमेंट इज एज यू मतलब जैसा कि आपको पता होगा कि हम जो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में कहते हैं एनर्जी कैन नेदर गेट नॉर बी डिस्ट्रॉयड, उसी तरह हम इसमें कह सकते हैं कि चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। मीन्स हम लोग चार्ज को ना ही तो क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ये जो स्टेटमेंट है ये मतलब थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, लेकिन न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये स्टेटमेंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो अब हम लोग लिखने वाले हैं। डैट इज, और मतलब दोनों सेम ही स्टेटमेंट, डैट इज और सम टोटल ऑफ इनिशियल चार्ज will always be equal to sum total of final charge. Very important, on an isolated system, ऑन एन आइसोलेटेड सिस्टम। ये बहुत ज़रूरी है। नॉर्मली हम इस पर ध्यान नहीं देते, क्यों ये ज़रूरी है? क्योंकि जैसे कि अगर कोई बॉडी है, लेट सपोज यहाँ पे दो बॉडीज़ हैं और ये आइसोलेटेड सिस्टम है, मतलब इस सिस्टम के अंदर ना ही कोई चार्ज दे सकते ना ही कोई चार्ज निकाल सकते हैं। दिस बॉडी इज ए, दिस बॉडी इज बी। इनिशियल ए पे चार्ज था +2 कूलम और बी जो था ये न्यूट्रल था। कुछ देर बाद हम पाते हैं कि ए पर चार्ज +1 कूलम हो गया। तो अगर मैं आपसे पूछूं बी पे चार्ज कितना हो, तो आप सभी लोग बताएंगे 1 कूलम। क्यों? क्योंकि टोटल इनिशियल चार्ज +2 कूलम होगा। टोटल इनिशियल चार्ज, सम ऑफ टोटल इनिशियल चार्ज विल इक्वल टू सम टोटल ऑफ फाइनल चार्ज। सो इस पे इनिशियल चार्ज कितना है? +2 +0 कूलम, और इस पे कितना होना चाहिए? +1 प्लस चार्ज ऑन बी, तो दैट शुड ऑल्सो भी इक्वल टू 1 कूलम। तभी ये दोनों मिलके 2 कूलम के इक्वल होंगे। लेकिन अगर इसी में मैं ये कह दूं कि मैंने इसको चार्ज भी दिया था +3 कूलम का, अब बी पे चार्ज बताइए, तो इस केस में अब ये चार्ज ये नहीं रहेगा, अब ये मतलब बदल जाएगा। अब कितना होगा? अब +3 कूलम +2 कूलम +0 न्यूट्रल बॉडी। चार्ज ऑन ए इज +1 कूलम एंड चार्ज ऑन बी, नाउ charge on B now will come as +4 कूलम। आई होप आप सॉल्व करेंगे तो 3 + 2 5 - 1 = 4। सो दिस विल कम एज नाउ +4 कूलम। तो दोनों केस में क्या अंतर था? अंतर ये था कि पिछले केस में यहाँ पे इनिशियल चार्ज कितना है? टोटल इनिशियल चार्ज कितना है? अगर आप ध्यान दें तो ये +2 कूलम है, लेकिन फाइनल चार्ज कितना है? 5 कूलम है। क्यों? क्योंकि हमने एक चार्ज कुछ इंसर्ट भी किया है। तो ये क्वेश्चन जो वैलिड है तभी होगा जब आइसोलेटेड सिस्टम है, नहीं तो आपको वो चार्ज इंक्लूड करना होगा जो हमने सिस्टम के अंदर इंट्रोड्यूस किया है किसी भी तरीके से।
सो दिस बोथ स्टेटमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट. मैं यहाँ पे एक स्टेटमेंट मार्क करता हूँ, डेट इज चार्ज इनिशियल will be equal to charge final, or guess initial charge equal to final charge. This refers to conservation of charge. Okay, now I would like to give a question. I hope ये आप सभी लोगों को सॉल्व हो जाएगा. Example question is initially अब सिस्टम कंटेन्स 3 बॉडी. मैं वर्ड्स में नहीं लिख रहा हूँ, एक्चुअली टाइम कंज्यूमिंग होगा. दिस इज +4 कूलाम, -5 कूलाम, +7 कूलाम, एंड फाइनली there is charge distribution and A acquires -12 coulomb, B acquires 10 coulomb plus 10 coulomb, and C don't know. So we need to find out charge on C, that QC. So in question we need to find out charge on C, and I can final charge on C. So this is a question. आप सभी लोग इस क्वेश्चन को ट्राई करें. आई होप इफ़ यू वांट आप वीडियो पॉज करके ट्राई कर सकते हैं और फिर आप आंसर मैच भी कर सकते हैं. सो इफ यू विल ट्राई दिस यू विल फाउंड डेट QC विल कम एज, अगर आपका आंसर आया +4 कूलाम तो ये एकदम सही है. मैं सॉल्व करता हूँ. इट इज़ नॉट अ वेरी हार्ड क्वेश्चन टू सॉल्व. अगर मैं आपको कंजर्वेशन ऑफ चार्ज नहीं बताता तो भी बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो इस क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं. तो ठीक है. तो एज वी नो डेट चार्ज इनिशियल विल बी इक्वल टू चार्ज फाइनल. अच्छा, इसके नीचे मैं एक और स्टेटमेंट लिख सकता हूँ, दैट चार्ज इनिशियल ऑन ए प्लस चार्ज इनिशियल ऑन बी प्लस चार्ज इनिशियल ऑन सी इज इक्वल टू चार्ज इनिशियल चार्ज फाइनल ऑन ए प्लस बी प्लस सी. पर मैं स्टेटमेंट थोड़ा मतलब ज़्यादा लेंदी ना करने की वजह से मैं दैट आंसर लिख रहा हूँ. दिस इज +4 कूलाम, दिस इज -5 कूलाम, दिस इज +7 इज इक्वल टू -12 + 10 plus QC, obviously final. So if you will solve this QC final, this will come as 7 plus 4 11, 11 minus 5 okay, the 7 plus 4 that's come as 11, and 11 minus 5 again comes as 6 plus, कुछ गलत हुआ है कहीं पर. Okay, okay, 12, this is -2, sorry, -12 plus 10, this is -2. अगर -2 से तो प्लस हो जाएगा, तो 4 + 7 + 2 -5. So 7 - 5 2. Okay, आंसर आई थिंक 4 नहीं आएगा जो कि मैंने कहा था. या देयर वाज अ मिस्टेक. तो इसका आंसर होगा, अच्छा इस पे इक्विवेलेंट कितना चार्ज हो रहा है, -1 6, तो दिस शुड ऑल्सो कम एज 6. दिस इज -2. ओके, तो दिस कम एज 8. ओके, दिस इज करेक्ट. तो 7 - 5 2, 2 + 2 4, 4 + 4 इक्वल, सो दिस विल कम एज 8 कूलाम. दिस इज कम एज +8 कूलाम चार्ज. ओके, अगर आपका 8 कूलाम आंसर आया तो सही है. सो दिस इज हाउ वी विल प्रोसीड. After this, write the next heading, that is invariance of charge. Okay, so write the next heading, that is invariance of charge. Now let us write the next heading, that is invariance of charge. ओके, ये भी प्रॉपर्टी है चार्ज की. इसका यूज़ हम लोग यहाँ नहीं करेंगे, आगे करेंगे, मतलब इस टॉपिक में आगे करेंगे जब हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन्स, साइक्लो इलेक्ट्रॉन्स, बेसिकली मैग्नेटिज्म. तो इस प्रॉपर्टी का यूज़ हम तब करेंगे जब चार्ज रेस्ट में होता है. और मैंने शुरुआत में बताया था कि नॉर्मली इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में चार्ज रेस्ट में, सॉरी, इसका यूज़ हम तब लोग करते हैं जब चार्ज मोशन में होता है. और नॉर्मली इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में मैंने बताया था शुरुआत में कि चार्ज आपका मोशन में नहीं होगा, रेस्ट में होगा जनरली.
So what this property says? This property says that unlike mass, जैसे मैंने बताया था शुरुआत में अब चार्ज की डेफिनेशंस में कि चार्ज इज अ एलिमेंट्री प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। तो और मैंने एक और बात बताई कि बहुत सारी एलिमेंट्री प्रॉपर्टी होती हैं जैसे कि साइज, वॉल्यूम, मास। लेकिन मास और चार्ज में एक छोटा सा डिफरेंस होता है। मास जो होता है वो स्पीड पे डिपेंड करता है। अगर आपने सुना हो क्लास 12th में, एक्चुअली 11th में ऐसा कोई टॉपिक है नहीं, लेकिन मैं भी आपको बता दूं, ये आप आगे पढ़ेंगे भी, स्पेशली मॉडर्न फिजिक्स में। देयर इज अ कॉन्सेप्ट नोन एज आइंस्टीन्स रिलेटिविटी। तो आइंस्टीन ने दिया था, तो आइंस्टीन रिलेटिविटी कॉन्सेप्ट। एज पर दिस कॉन्सेप्ट वी से मास डजेंट रिमेन कॉन्स्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू स्पीड। लेकिन अगर आप काइनेटिक्स, अगर आप ये बात करें कि सर क्लास 11th में तो पूरी काइनेटिक्स सॉल्व कर ली, कहीं मास वेरी नहीं किया, तो ऐसा इसलिए क्योंकि जनरली स्मॉल जो आपके वेलोसिटीज होती है उस पर वेरी नहीं करता, बट मास वेलोसिटी के साथ वेरी करता है। इसका एक मतलब एक फिक्स और डिफाइंड फार्मूला और प्रूव्ड फार्मूला है, उसके तहत मास जो होता है वो वेरी करता है। तो मास जो होता है वो कांस्टेंट नहीं होता वेलोसिटी के साथ, ये वेरी करता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी भी है। रिलेटिविटी कॉन्सेप्ट पूरा इसी पे बेस्ड है। एक्चुअली मास, लेंथ, शेप, साइज, ये सारी चीज़ें स्पीड पे डिपेंड करती हैं। यहाँ तक कि टाइम भी कोई कांस्टेंट नहीं रहता है स्पीड के साथ। सो मास ऑफ पार्टिकल depends on speed of particle, but charge does not depend on speed. Now how does mass varies? Mass varies as m is equal to m naught under root 1 minus v square by c square. Now what this is the mass of the body, and what is m naught? M naught is rest mass. इवन अगर आप इस इक्वेशन में आप अगर v को 0 पुट कर दें तो आप पाएंगे कि m इज इक्वल टू m नॉट है। तो v, व्हाट इज v? v इज वेलोसिटी, ऑब्वियसली वेलोसिटी। अच्छा, मैं v स्क्वायर नहीं, v को लिख रहा हूँ वेलोसिटी, ये बात ध्यान दी, कंफ्यूज ना होइएगा। v वेलोसिटी है। ओके, व्हाट इज c? स्पीड ऑफ लाइट, दैट्स अ कांस्टेंट। सो मास जो होता है वो स्पीड पर इस तरह वेरी करता है। मतलब अगर किसी बॉडी का मास, किसी बॉडी की स्पीड को हम इंक्रीज करेंगे तो उसके मास में भी चेंज आएगा, इवन आप मैं हाइपोथेटिकल बात कर सकता हूं कि अगर v c के इक्वल हो जाए, दिस v, इफ v it becomes equal to c, or equal to what I can say that approximate equal to c, then mass will becomes infinite, tends to infinite. अब ये equal to मैंने साइन इसलिए नहीं लिखा है। दिस मीन्स अगर वेलोसिटी c के अप्रोक्सीमेट इक्वल हो जाए तो मास टेंड्स टू इनफाइनाइट होगा। आप यहाँ पुट करके देख सकते हैं, if v tends to c, then it will be c by c, that is equal come as 1, and 1 minus 1 come as 0. So m naught upon 0 will come as obviously infinite. तो अगर किसी बॉडी को हम इनफाइनाइट वेलोसिटी, स्पीड ऑफ लाइट की वेलोसिटी दें तो उसका जो मास होगा वो इनफाइनाइट हो जाएगा, मीन्स इट विल बिहेव एज इनफाइनाइटली हैवी मास। सो बट अनलाइक दिस, मतलब ऐसा कुछ भी चार्ज के साथ नहीं होता है। ऐसा कुछ भी जो मैंने ये वेरिएशन बताया है आपको, ऐसा कुछ भी चार्ज के साथ नहीं होता है। चार्ज एट रेस्ट, q एट रेस्ट विल बी इक्वल टू q एट मोशन, और यू कैन से इन मोशन। वैसे इंग्लिश ग्रामर मेरी बहुत वीक है तो प्रोनाउन का यूज़ मेरा बहुत ऐसे अच्छा नहीं है, बट ठीक है, आप इन मोशन लिखें, एट मोशन लिखें, आई डोंट नो व्हाट विल बी करेक्ट, बट मैंने इन मोशन एट मोशन लिख दिया है। ओके, q एट रेस्ट एंड q विल बी इन मोशन, दिस बोथ विल बी सेम। इसका यूज़ हम तब कर पाते हैं क्योंकि अभी आप आगे पढ़ेंगे, हम मास को एक्सेलरेट कराएंगे ऑब्वियसली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में। तो मास को जब एक्सेलरेट कराएंगे तो ये भी हो सकता है कि मास वेरी कर जाए, पर ऐसा कुछ भी देखा नहीं गया है, ये प्रूव्ड है। तो ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ऑब्वियसली, पर इस टॉपिक में इसका यूज कम होगा, इसलिए मैंने कहा। ओके, सो दीज आर द ऑल 3 प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। नाउ लेट्स मूव टू अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक,
of this chapter, that is method of charging. Method of charging an object. Method of charging an object. किसी बॉडी को चार्ज करने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं? वैसे जनरली 3 तरीके हो सकते हैं किसी बॉडी को चार्ज करने के। मतलब अगर हमें किसी अच्छा, यहाँ मैं पार्टिकल की बात नहीं कह रहा हूँ, मैं बॉडी की बात कर रहा हूँ, तो आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। तो किसी बॉडी को चार्ज करने के क्या क्या मेथड्स हो सकते हैं वो हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। कुछ मेथड्स आपने पढ़े भी होंगे, जैसे कि स्टूडेंट्स जनरली लोअर क्लासेस में क्या करते हैं, स्केल को लेके अपने बालों से घिसते हैं और फिर एक मतलब छोटे छोटे कागज़ टुकड़े करके उस पर अट्रैक्ट करके देखते हैं और दिखाते हैं ये मैजिक। तो जनरली उसमें वो भी एक चार्जिंग करने का एक मेथड ही है, डेट कम्स अंडर मेथड ऑफ चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। तो बेसिकली मेथड ऑफ चार्जिंग में हम 3 मेथड्स होते हैं। फर्स्ट वन, चार्जिंग by friction. Second one, charging by conduction. And third one, charging by induction. आई होप आपने तीनों मेथड सुना होगा। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं पहला मेथड, दैट इज़ वेरी सिंपल वन एंड नॉर्मली इसी को मतलब सबसे इजी मेथड यही है, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। नाउ चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, जैसा कि नाम से आपको क्लियर है, फ्रिक्शन इसमें हम क्या करते हैं, दो डिफरेंट बॉडीज, अच्छा ध्यान दीजिएगा, दोनों सेम बॉडीज नहीं होती हैं जहाँ तक मैंने देखा है। तो कभी भी एग्जांपल में मैंने सेम बॉडीज नहीं पाई, यहाँ तक कि आप किसी सेम बॉडीज को रब करें तो चार्जिंग होता भी नहीं है। आई थिंक इसके कुछ रीजंस होंगे, बट इस केस में हमें क्या करते हैं, हम दो डिफरेंट बॉडीज को आपस में रब करते हैं। टू डिफरेंट बॉडीज आर रब अगेंस्ट ईच अदर। अच्छा, मतलब कि अगर दो बॉडीज को आपस में रब किया जाए तो एक बॉडी से चार्ज दूसरे बॉडी में ट्रांसफर हो जाता है, तो दोनों ही बॉडीज चार्ज हो जाती हैं। तो ये एक मेथड है किसी बॉडी को चार्ज करने का। मैं स्टेटमेंट लिख देता हूं, when two different bodies are rubbed together, it is found that sum of charges from one body to that sum of the charges from one body to another body gets transferred in this case। अच्छा, तो बेसिकली क्या होता है, हम दो अलग अलग बॉडीज को आपस में रब करते हैं और इसके कारण से उनमें चार्जेस जो हैं वो एक से दूसरे में फ्लो कर जाते हैं। जैसे कि अगर मैं एक बॉडी को लेट्स से मतलब ऐसे विजुलाइज कर सकते हैं, ये एक बॉडी है और ये एक बॉडी है और हम इन दोनों को आपस में रब करते हैं, तब इन दोनों को आपस में रब करते हैं तो क्या होता है, किसी एक में से किसी दूसरे में, लेट्स से दिस इज ए, दिस इज बी, तो किसी में से किसी हो सकता है ए से बी में ना बी से ए में जाए, लेकिन मैं एक जनरलाइज एक फॉर्म कर रहा हूँ। तो क्या मान लेते हैं कि ए से बी में कुछ चार्ज ट्रांसफर हो गया, लेट्स से इलेक्ट्रॉन्स ए से बी में ट्रांसफर हो गए। ओके, अगर मैं एक बात बता दूं कि जिसमें से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उसके पास पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो ए पे कैसा चार्ज आएगा, ए विल गेट सम पॉजिटिव चार्ज एंड बी विल गेट सम नेगेटिव चार्ज। नाउ अगर ए ने 5 इलेक्ट्रॉन दिए तो बी ने 5 इलेक्ट्रॉन लिए, तो ए पे
5e चार्ज आएगा और बी पे -5e चार्ज आएगा। लेट से ए ने बी को -5 कूलाम दे दी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन दिए तो इलेक्ट्रॉन चार्ज नेगेटिव होता है, तो बी पे +5 कूलाम चार्ज आएगा और सॉरी ए पे +5 कूलाम चार्ज आएगा और बी पे -5 कूलाम चार्ज आएगा। अगर ए ने बी को -5 कूलाम चार्ज दे दिए तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे। अच्छा, उल्टा कहता तो उल्टा ऐसे कहता कि अगर बी से ए में पॉजिटिव चार्ज चले गए 5 कूलाम के, तो इससे 5 कूलाम आ जाएगा, इससे -5 कूलाम आ जाएगा। तो ये मतलब ये दोनों जनरल कॉन्सेप्ट जो हैं वो सही हैं, पर मैंने शुरुआत में बताया था कि इलेक्ट्रॉन फॉलो नहीं करते, लेकिन अगर ऐसा कोई कहता तो ये सही होगा, ये गलत नहीं होगा, ये एकदम सही कहा जा सकता है। तो इस केस में एक पॉइंट आप ध्यान दें कि कभी भी जब दो बॉडीज को रब करेंगे और दोनों पे चार्ज आएगा, तो इन दोनों पे जो चार्ज आएगा इसका मैग्नीट्यूड हमेशा सेम होगा, बट साइन विल बी अपोजिट। सो आई कैन से in this case both body acquire equal amount of charges but opposite in sign. In this case both body acquire equal amount of charges but opposite in sign, means दोनों bodies पे जो चार्ज आएगा, in this case both body acquire equal and opposite charges. You can also write this कि equal and opposite charges acquire करेंगे, मतलब हमसे दोनों का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा और चार्जेस के साइन डिफरेंट रहेंगे। इसके बहुत सारे एग्जांपल आपको मिल भी सकते हैं, आपके बुक में मिल जाएंगे, एनसीईआरटी में, एनसीईआरटी में, किसी बुक में। इसका शायद एक एग्जांपल है ग्लास रॉड एंड सिल्क। वन मोर एग्जांपल इज कैट फर एंड एबोनाइट रॉड, ग्लास एंड रबड़। ऐसे कुछ 2-3 एग्जांपल आपको मिल जाएंगे। हमेशा पेयर ऑफ मतलब दो पेयर ऑफ बॉडीज आपको डिफरेंट बॉडीज दी रहेंगी। सो दिस इज फर्स्ट मेथड। लेट्स डिस्कस सेकंड मेथड। व्हाट इज सेकंड मेथड? Second method is charging by conduction बेसिकली। इस मेथड में क्या होता है, सिंपल, अगर किसी बॉडी पर चार्ज है उसको किसी बॉडी के कांटेक्ट में लाया जाए, तो हमने ये देखा है, या ऐसे मतलब हमेशा ऐसा होता है कि जो बॉडी चार्ज है उससे कुछ चार्ज न्यूट्रल बॉडी पे ट्रांसफर हो जाता है। इस प्रोसेस कहते हैं चार्जिंग बाय कंडक्शन। सो व्हाट हैपन इन दिस? व्हेन अ चार्ज body comes in contact of uncharged body, some charge transferred from charged body to uncharged body. This process of charging is known as charging by conduction. तो मतलब सिंपल, अगर हम किसी बॉडी को, जैसे कि लेट्स से मैं एक एग्जांपल बनाता हूँ। लेट्स से दिस इज अ बॉडी विच वॉज न्यूट्रल
और इसके पास हमने एक चार्ज बॉडी लाई, लेट्स से इट हैज पॉजिटिव चार्ज, इसके पास पॉजिटिव चार्ज है, प्लस क्यू, एंड इन दोनों को कांटेक्ट में लाया गया। तो हम पाते हैं कि क्या होता है, उस बॉडी से कुछ चार्ज इस बॉडी पर ट्रांसफर हो जाता है। और इसके पास भी कुछ चार्ज आ जाएगा। तो अच्छा, तो यहाँ पर जैसे मान लीजिए इसके पास 10 कूलाम चार्ज था, इसके पास, इस बॉडी के पास 10 कूलाम चार्ज था, ये बॉडी न्यूट्रल थी, और यहाँ पर बाद में इसके पास 8 कूलाम चार्ज बचा। इसका चार्ज कितना आया? 2 कूलाम। क्यों? क्योंकि फिर से कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, टोटल इनिशियल चार्ज विल बी इक्वल टोटल फाइनल चार्ज। तो ये चूंकि न्यूट्रल था, तो इस पे जो चार्ज होगा, जो चार्ज इसने दे दिया होगा उतना ही चार्ज इसमें डिक्रीज हो जाएगा। तो इसको, इस पे हमने क्यू चार्ज माना है, तो मान लेते हैं इस पे क्यू नॉट आ गया, और कैसे क्यू वन, क्यू प्राइम या क्यू डैश। तो इस पे कितना चार्ज बचेगा? ये होगा प्लस क्यू माइनस क्यू नॉट। सो आई होप दिस विल बी क्लियर। तो इन दिस केस, इस केस में क्या होगा? इन दिस केस टोटल इनिशियल चार्ज will be equal to total final charge. In this case total initial charge will be equal to total final charge। ऐसा दिख रहा होगा, इनिशियल चार्ज कितना है? q प्लस 0, और यहाँ पे अगर आप सम कर दें तो आपको q ही है, क्योंकि माइनस क्यू नॉट एंड प्लस क्यू नॉट विल गेट कैंसल्ड। तो टोटल इनिशियल चार्ज विल बी टोटल फाइनल चार्ज। ओके, मतलब यहाँ पे कोई नया चार्ज क्रिएट नहीं होता, लेकिन लास्ट केस में हम दो अलग, मतलब दो चार्ज क्रिएट करते हैं, मतलब एक को प्लस बनाते हैं, एक को माइनस बनाते हैं। नेट चार्ज भले ही जीरो रहता है पिछले भी केस में। अगर आप लास्ट केस देखें तो यहाँ पर इस पे, यहाँ पर अगर इन दोनों चार्जेस को मैं सम कर दूं तो ये जीरो आएगा, क्योंकि इनिशियल न्यूट्रल थे, फाइनल भी इतना ही होगा। तो यहाँ पे कोई चार्ज का मतलब हमने कोई जो चार्ज क्रिएट किए हैं, उस जो चार्ज हमने नेट क्रिएट किए हैं उनका सम जीरो होगा, और यहाँ पे जो फाइनल का सम होगा वो इनिशियल सम के बराबर होगा। और यहाँ पे जो मतलब बॉडी पे, जैसे यहाँ जब इन दोनों बॉडीज़ को पास लाते हैं शुरुआत में, तो इसमें अट्रैक्शन होता है, अभी मैं आपको बताऊंगा क्यों होता है। और लेकिन बाद में क्या होगा? रिपल्शन होगा इन दोनों पे, क्योंकि सेम चार्ज है। और अगर आप इसके शुरुआत में बताया था लाइक चार्ज रिपेल इच अदर, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट इच अदर। और यहाँ अगर आप ध्यान दें तो शुरुआत में कोई वो अट्रैक्शन रिपल्शन नहीं था, लेकिन बाद में हमेशा ही अट्रैक्शन होगा। तो ये पॉइंट भी ध्यान देने वाला है। ओके, so this is charging by conduction. Now comes to third and important one. ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि आपने फ्रिक्शन और कंडक्शन पहले क्लासेस में पढ़ा है, लेकिन आपने आई थिंक एनसीईआरटी में तो मुझे नहीं पता, लेकिन और सारे मतलब बुक्स में है ये चार्जिंग बाय कंडक्शन और चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। ये लोअर क्लासेस में भी है, लेकिन चार्जिंग बाय इंडक्शन नहीं है। तो लेट्स सी व्हाट इज चार्जिंग बाय इंडक्शन। नाउ इंडक्शन हमेशा ही एक डिस्टेंस पे ऑकर होता है। तो क्या होता है, अगर मैं किसी बॉडी के पास किसी दूसरी चार्ज बॉडी को लाऊं, मतलब जैसे कि इस केस में यहाँ पर अगर मैं इसको दोनों कांटेक्ट में लाने बजाय एक दूरी पे लाऊं, तो क्या होता है, जैसे अगर मान लीजिए यहाँ पे एक बॉडी है, लेट्स सी देयर इज अ बॉडी विच इज अनचार्ज, और यहाँ मैं एक चार्ज बॉडी लाता हूँ प्लस क्यू। तो ये जो प्लस क्यू चार्ज बॉडी है ये माइनस चार्ज को अट्रैक्ट करेगी, तो इसके अंदर जो माइनस चार्ज है वो यहाँ पर इकट्ठा हो जाते हैं, और जो प्लस चार्ज है वो यहाँ इकट्ठा हो जाते हैं। तो इसके कारण से इसके अंदर एक पोलराइजेशन डेवलप होता है। जी, पोलराइजेशन होता है, इसी को कहते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन। जैसे कि अगर मैं आपको मतलब एक डायग्राम बना के एक्सप्लेन करता हूँ, तो क्या होता है that if suppose this is a body and there's a rod kind of thing, और हमने इस पे चार्ज दिया था प्लस, मतलब इस पे इनिशियली चार्ज था प्लस क्यू,
and this body was neutral, and this body was brought in the vicinity of this body, मतलब इसको इसके पास लाएंगे, इसकी रेंज में लाएंगे, एक निश्चित रेंज तक, इतना भी नहीं बहुत दूर हो, लेकिन कांटेक्ट में नहीं लाएंगे, ये बात ध्यान देंगे, इनमें कांटेक्ट नहीं होगा। तो दिस पॉजिटिव चार्ज विल अट्रैक्ट द नेगेटिव चार्ज ऑफ दिस न्यूट्रल बॉडी, मतलब इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज भी होंगे, लेकिन ये जो पॉजिटिव चार्ज होगा नेगेटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, तो इसमें एक पोलराइजेशन डेवलप होता है। पोलराइजेशन मतलब दो पोल्स डेवलप हो जाएंगे, तो नेगेटिव चार्ज यहाँ इकट्ठा होगा। ओके, आप ध्यान दीजिएगा, मैंने यहाँ पे 1 2 3 4 5 नेगेटिव चार्ज दिखाएं, तो मैं इधर 5 ही पॉजिटिव चार्ज दिखाऊंगा। क्यों? क्योंकि नेट अभी भी न्यूट्रल है ये। अगर मैं यहाँ 4 दिखा दूँ या 5 दिखा दूँ तो जनरली सही ही होगा, लेकिन अगर आप ध्यान दें तो नेट न्यूट्रल नहीं आएगा। तो ये ध्यान, मतलब ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, तो इन्हें इक्वली दिखाइएगा आप कॉपी में। ओके, तो इसके कारण से इसके अंदर एक चार्ज पोलराइजेशन डेवलप हुआ है, ये चार्ज पोलराइजेशन। तो अभी भी अगर आप ध्यान दें तो नेट चार्ज इज 0 है, मतलब नाउ ऑल्सो नेट चार्ज इज 0 0 0, न्यूट्रल बॉडी के केस में बात कही गई है। एंड दिस इज कॉल्ड पोलराइजेशन, this is called polarization of charge and can only, ओके, एक और पॉइंट कि ये जो चार्ज पोलराइजेशन हुआ है, देखिए यहां पर ये पॉजिटिव चार्ज ने इन बॉडी के नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ डिसलोकेट किया और पॉजिटिव चार्ज को रिपल किया, तो अपनी तरफ दूसरी तरफ डिसलोकेट हो गए। लेकिन तो इस पॉजिटिव इस नेगेटिव में अट्रैक्शन होगा, इस पॉजिटिव और इस पॉजिटिव में रिपल्शन होगा, ठीक है, लेकिन इस पॉजिटिव और नेगेटिव में तो अट्रैक्शन होगा। तो कहने का मतलब ये है, ये साइज बड़ी होगी तो अच्छा होगा हमारे लिए, इस बॉडी का जो साइज होगा वो बड़ा होगा तो डिसलोकेशन या पोलराइजेशन ज़्यादा होगा। तो ये पोलराइजेशन किस में हो सकता है? हमेशा हमेशा एक बॉडी में होगा। कि मैंने शुरुआत में बताया था कि जो पार्टिकल होते हैं उनकी साइज नेग्लिजिबल होती है, इसीलिए इंडक्शन फिनोमेना कभी भी एक पार्टिकल में नहीं देखने को मिलता है, कभी नहीं मिलता है। तो दिस इज कॉल्ड पोलराइजेशन ऑफ चार्ज एंड कैन ओनली टेक्स प्लेस इन बॉडी, कैन नॉट इन पार्टिकल, कैन नॉट इन पार्टिकल। अगर आप पूछते क्यों, बिकॉज साइज इज नेग्लिजिबल, बिकॉज साइज इज नेग्लिजिबल। ओके, आई होप दिस विल बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो अच्छा, अभी भी इस अगर ध्यान दें तो इस पर कोई चार्ज डेवलप नहीं हुआ है, मतलब इस पर कोई नेट चार्ज नहीं आया है। तो क्या कर सकते हैं हम ये कर सकते हैं कि इस बॉडी को अच्छा मैं थोड़ा ऐसे दिखाता हूँ, ऐसे एक वायर लेके ग्राउंड में कनेक्ट कर दें इस बॉडी से, मतलब इस साइड से, एक साइड से, पॉजिटिव वाले साइड से। तो पॉजिटिव वाले साइड से अगर हम कनेक्ट कर देंगे तो ये जो सारे पॉजिटिव चार्ज हैं ये ग्राउंड में चले जाएंगे। क्यों चले जाएंगे मैं आपको बाद में एक्सप्लेन कर दूँगा, लेकिन अभी आप मान लीजिए कि ग्राउंड में चले जाएंगे। तो ये सारे चार्जेस, ग्राउंड का पोटेंशियल 0 होता है, ग्राउंड में चले जाएंगे सारे, और ग्राउंड चार्ज भी नहीं है तो कंडक्शन हो जाएगा। तो ये सारे चार्जेस ग्राउंड में चले जाएंगे। नाउ if we take out one pole of चार्ज, अच्छा मतलब एक पोल, मतलब किसी एक पोल को मतलब एक, जिसमें 2 पोल हैं पॉजिटिव नेगेटिव, किसी भी एक पोल को किसी तरह से हम हटा दें, 1 पोल ऑफ चार्ज बाई कनेक्टिंग 1 wire to it to the earth, then तो क्या होगा कि ये जो बॉडी है ये तो ऐसे ही रहेगी, इस पर कोई चेंज नहीं आना है। ये जो चार्ज थी ये तो इस पर तो उतना ही चार्ज ही रहेगा, क्यू। और इस बॉडी पर
अच्छा, इसे एक बार करंट करने के बाद फिर रिमूव कर देंगे, इस वायर को हम लगाए नहीं रखेंगे, इसको मतलब करंट किया उसके बाद रिमूव कर दिया, तो इस बॉडी पर आप देखेंगे कि इस पे नेट चार्ज आ गया है और वो पूरा निगेटिव है और ये पूरा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अच्छा, ये मत पूछिएगा कि यहाँ पे सच 5 ही था तो यहाँ आपने इतने सारे क्यों बना दिए, वो डिस्ट्रीब्यूशन मैंने दिखा दिया है, लेकिन ये जो इधर चार्ज होंगे वही इसके इक्वल होगा। तो अच्छा, एक और पॉइंट, तो इस केस में यहाँ तक मतलब जब जब तक ये प्रोसेस करेंगे हम, मतलब इसको लगाया और फिर रिमूव किया, उस पूरे प्रोसेस में ये बॉडी यहाँ पर प्रेजेंट रहनी चाहिए। ये पॉइंट मैं लिख नहीं रहा हूँ लेकिन बता रहा हूँ कि इस बॉडी का यहाँ पर प्रेजेंट रहना जरूरी है, क्योंकि जैसे हम इसको हटाएंगे ये जो पोलराइजेशन हुआ है ना ये गायब हो जाएगा। तो इस पोलराइजेशन को बने रखने के लिए इसका होना जरूरी है, क्योंकि इसी के इंडक्शन से ये चार पोलराइज हुए हैं, इसी को इसे इंडक्शन प्रोसेस कहते हैं। तो ये बॉडी रहेगी तभी इसमें डिलोकेशन रहेगा और तभी इसको हटा पाएंगे। तो इसको ऐसे लगाए रखते हैं, इसको चार्ज कनेक्ट करते हैं, वायर चला जाता है, फिर इसको रिमूव कर देते हैं, तब भी ये बॉडी यहाँ रहती है। तो ये मतलब लेकिन इसमें नेट चार्ज नेगेटिव आ जाएगा, अब नेट चार्ज जीरो नहीं होगा। और एक बात, मान लीजिए मैं कुछ ना करूं, सिर्फ यहाँ तक प्रोसेस करूं, इसके पास लाऊं, चार्ज पोलराइजेशन हो और फिर इसे हटा दूं, तो फिर से ये नेट चार्ज मतलब लगभग ये पाया जाता है कि ये पूरा नेट चार्ज लगभग जीरो हो जाता है। हो सकता है कुछ चार्ज प्लस कुछ माइनस इक्वल मतलब बचा रहे डायरेक्ट्रिक्स में नॉर्मली, लेकिन जनरली क्या आप देखते मतलब मेटल्स में या कंडक्टर्स में ये चार्ज हमेशा जीरो हो जाता है। अच्छा, कंडक्टर्स में चार्ज डिलोकलाइज मतलब ये चार्ज फॉर्मेशन भी ज़्यादा होगा और हटाने के बाद पूरा जीरो भी हो जाएगा। नॉन कंडक्टर्स में ये चार्ज बहुत कम मतलब पोलराइज होंगे, लेकिन और हटाने के बाद लगभग बने रहेंगे, बहुत कम मतलब क्या कहते हैं उसे, एक बहुत अच्छा टर्म दिया इलेक्ट्रॉनिक्स में, आपके इलेक्ट्रॉन होल रिकॉम्बिनेशन, मतलब जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आपको डेवलप हुए ना ये फिर से चार्ज रिकॉम्बिनेशन से पूरे वैनिश हो जाएंगे। तो मतलब ये प्रोसेस कंडक्टर में ज़्यादा होगा और रिकॉम्बिनेशन भी ज़्यादा होगा, और नॉन कंडक्टर में ये पोलराइजेशन भी कम होगा और रिकॉम्बिनेशन भी कम होगा। तो इस पूरे प्रोसेस का रहना ज़रूरी है इसीलिए। ओके, एक और पॉइंट, ये जो चार्ज आता है इस पर ये होता है, so this will be, let's say q dash, let's say q dash, तो this will be minus q 1 minus 1 by k। ये इक्वेशन आप में ज़रूरत तो नहीं है क्लास 12th में, या कोई क्वेश्चन तो मैंने नहीं देखा, लेकिन फिर भी बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, आप बहुत कम जगह पाएंगे भी। एनसीईआरटी में आई थिंक पता नहीं, मुझे याद नहीं शायद दिया है या नहीं दिया है, बट ये इक्वेशन इंपॉर्टेंट है। इसमें k क्या है, k है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, द सेम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जिसके ऊपर इतनी सारी चर्चा होगी, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। एंड व्हाट इज दिस q, चार्ज ऑन दिस बॉडी, ये है q। अगर आप ध्यान दें तो मैं ऐसे बना सकता हूँ, पर ठीक है जाने दीजिए। तो ये q जो है वही ये भी है, यही चार्ज है। आई होप आपको इंडक्शन समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट है फील फ्री टू आस्क। ओके, आई थिंक आई डोंट हैव पेज। ओके ओके, एक पेज मिला मुझे, तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा चार्जिंग बाय इंडक्शन। मैंने कोशिश की पूरी समझाने की। अगर आपको कोई डाउट हो फील फ्री टू आस्क। देखते हैं इसके बारे में कुछ स्टेटमेंट लिख देता हूँ, व्हाट इज़ चार्जिंग बाय इंडक्शन। और नॉर्मली जो मैंने बताया बस वही स्टेटमेंट में लिखूँगा, कोई नई चीज़ मैं नहीं लिखने जा रहा हूँ। तो पहला पॉइंट, व्हेन अ चार्ज बॉडी और पार्टिकल, अच्छा इसका मतलब मैं भी समझाऊंगा, इज ब्रॉट या नियर और जैसे विसिनिटी नियर ऑफ एन अनचार्ज, और यू कैन से न्यूट्रल अनचार्ज के अनचार्ज बॉडी, पोलराइजेशन of charge takes place due to induction of charged body और पार्टिकल। मतलब जब भी किसी
चार्ज बॉडी को, जो हमने चार्ज बॉडी ये सॉरी आई थिंक देयर वाज अ रॉड, तो जो भी चार्ज बॉडी हम लेके आए थे इस न्यूट्रल बॉडी के पास, तो एक पोलराइजेशन, मतलब ये दो पोल्स डेवलप हुए हैं हमारे, पोलराइ नियर विसिनिटी मतलब उसके रीजन में, आसपास के रीजन में। विसिनिटी आप नॉर्मली ये आपने वर्ड सुना होगा केमिस्ट्री में, एटॉमिक एंड स्ट्रक्चर में। तो व्हेन अ चार्ज बॉडी और पार्टिकल इज ब्रॉट नियर ऑफ एन अनचार्ज बॉडी, पोलराइजेशन ऑफ चार्ज टेक्स प्लेस ड्यू टू इंडक्शन ऑफ चार्ज बॉडी और पार्टिकल। अच्छा, ये जो बॉडी है, ये बॉडी भी हो सकती है और पार्टिकल, इट कैन बी एनीथिंग। मतलब अगर मैं यहाँ पे बस एक सिंपल चार्ज लेता हूँ ना, तो भी मेरा काम हो जाएगा। ये नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, पॉजिटिव को रिपल करेगा। लेकिन ये जो बॉडी है, ये बॉडी हो सकती है, ये पार्टिकल नहीं हो सकता, क्योंकि पार्टिकल हो जाएगा तो पोलराइजेशन ही नहीं होगा। तो इसीलिए बात ध्यान रखिएगा, इसमें ये दोनों पॉसिबल है, लेकिन इसमें सिर्फ बॉडी पॉसिबल है। यहाँ पे इसके पास कुछ साइज होना जरूरी है। यहाँ तक जितना बड़ा साइज होगा पोलराइजेशन उतना ज़्यादा होगा। सो आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। इन नेक्स्ट क्लास वी विल सी कूलॉम्स लॉ एंड कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। कूलॉम्स लॉ, अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। सो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।